आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, उसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। मध्य हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो हिमालय, मिडिल हिमालय को आज पढ़ेंगे। हिंदी में इसको बोल सकते हैं मध्य हिमालय। एक ही पहाड़ के तीन नाम हैं। इसी को आप लघु हिमालय भी कह सकते हैं, इसी को आप हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। एक ही पहाड़ के तीन नाम हैं, ये अलग अलग पर्वत नहीं है, एक ही पर्वत के तीन अलग अलग नाम हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दो। इसको मत डालो हेडिंग में, इसको डालो हेडिंग में। भूगोल तो वहीं रहा है, ज्योग्राफी की क्लास है, उसके अंदर किसकी क्लास है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय और बहुत सारी बात, बहुत सारा जीके इसके अंतर्गत आएगा, है ना। मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय एक ही पहाड़ के तीन नाम है। चलिए ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इसका एक चित्र, पहले प्रोफाइल पिक्चर बना देता हूं। जो लोग बाद में ज्वाइन किए, जो लड़के इस क्लास को बाद में ज्वाइन किए, उनके लिए एक पिक्चर बना देता हूं प्रोफाइल, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो लोग लाइव देख रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्लास देख रहे हैं, उनके लिए भी, बाद में जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए मिडिल हिमालय का एक प्रोफाइल पिक्चर बना रहा हूं। देखो, ये तो काराकोरम था, ये ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय था, और ये इसी के पैरेलल में मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय के पैरेलल में मिडिल हिमालय। ये जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मिडिल हिमालय पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मिडिल हिमालय का विस्तार कहाँ दिख रहा है आपको? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। लेकिन स्टूडेंट, ग्रेटर हिमालय केवल सिक्किम में, लेकिन जो मिडिल हिमालय है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पे आ जाता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के सीमा पर आ जाता है। उसके बाद भूटान और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि मैं बता दूं आपको, इसके जस्ट नीचे शिवालिक है, इसके जस्ट नीचे शिवालिक है, लेकिन शिवालिक का जो विस्तार हो जाता है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमा पर। आपको बताया था पठानकोट, जम्मू कश्मीर लुधियाना से आगे बढ़ेंगे पठानकोट साइड, पठानकोट या जलंधर, आपने सुना होगा नाम जलंधर, पंजाब में एक जगह है, आर्मी का कैंप है। तो उधर बढ़ोगे तो आपको पहाड़ दिखना, जलंधर में, पठानकोट में आपको पहाड़ मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर और पंजाब का बाउंड्री का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है हिमाचल और पंजाब के बाउंड्री का हिस्सा है, शिवालिक पर्वत है। अभी अगला पर्वत इसके बाद जो पढ़ाएंगे ना, मिडिल हिमालय के बाद, वो शिवालिक ही पढ़ाएंगे। तो भैया ये पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, यूपी, नेपाल, बिहार, और इसके बाद जानते हो शिवालिक पर्वत जो है वो मिडिल हिमालय के साथ मिल जाता है भूटान से ही। सिक्किम और भूटान से ही मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग अलग नहीं है, एक दूसरे में कंबाइंड हो गया है, जुड़ गया है, आपस में मिला हुआ है। प्लेट के चक्कर के कारण ये दोनों पर्वत के बीच की दूरी समाप्त हो गई है। हालांकि इनके बीच भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर यही दूरी है। मिडिल से ग्रेटर के बीच 25-30 किलोमीटर, ग्रेटर से शिवालिक के बीच 15 से 20 किलोमीटर, इतना ही दूरी है तीनों के बीच। लेकिन यहाँ पर दूरी समाप्त हो गया है। मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय की दूरी सिक्किम से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसलिए अलग अलग पहाड़ नहीं है, सिक्किम के बाद लोग सब आपस में मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका शिवालिक हो गया, जो अगला पढ़ाएंगे। अभी हमको मिडिल हिमालय पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? इस फोटो को अगर ये आप बना लें या फिर देख ले क्या करना है, हो गया है। जो लोग कल ज्वाइन किए है ना, उनके लिए ये बनाता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। नहीं कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसका कोना में आता है प्रोफाइल पिक्चर। मरने वाला के मैंने आज तक प्रोफाइल पिक्चर अखबार में देखा है, अखबार में जिंदा रहने का प्रोफाइल पिक्चर नहीं आता, उसका भी रहता। हाँ, तो जब तक नहीं मिल रहा तो मरा ही माई। चलिए, वैसे
ओमिक्रॉन का खतरा चल रहा है, तो आप लोग मास्क वगैरह लगा के रखें। तुम खौफनाक मंजर पैदा मत करो, हम लोग बेहोश हो जाएंगे। जाने दो, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, निकला तो इससे बड़ा बड़ा है। ओमिक्रॉन से बढ़िया वेरिएंट हम लोग देख चुके, तो ये ओमिक्रॉन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन फिर भी आप लोग को क्या करना है, आप जो बैठ रहे हैं आसपास, उनके लिए क्या जरूरत है, मास्क जरूरी है। एक सैनिटाइजर 50 रुपये 30 रुपये की आती है छोटी सी बोतल, 50 ml 60 ml, उसको अपने पास आप रखें। हर 2-4-5 घंटे में कुछ अगर छूते हैं तो आप हाथ में दिन भर मत लगाते रहिए। कोई लोग आदत है कि ये हमें तो ऐसे कर रहे हैं, बार बार सूंघ रहे हैं। और बढ़िया वाला भी आता है सेंट वाला, तो ऐसा भी नहीं करना, हाथ खराब हो जाएगा, वैसे स्किन पर असर पड़ता है। तो आप 2-4 घंटे में यदि कुछ छुए तो उसको लगाएं। घर पे जाएं, अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको अपने सारे कपड़े या तो धुल लेने चाहिए, या तो ठंडे तो रोज धोएंगे नहीं, तो उसको अलग टांग दीजिए ताकि अगले दिन कोई इसको संपर्क में ना आए। क्योंकि आपकी वजह से कई बुजुर्ग संपर्क में आ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है। आप तो अभी युवा हैं, तो उन 60, 70, 80 वाले लोगों को प्रॉब्लम कर सकते हैं आप, या तो धुल देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन लाइए। इस 2-3 महीने, 3 महीने का खेला है। पहला वाला आया तो 1 साल रहा, दूसरा वाला आया तो 4 महीना रहा, ये 2 महीना रहेगा, 1.5 से 2 महीना। तो आप लोग को क्या करना है भैया, 1.5 महीने अपने आप को थोड़ा सा, आप अपना बचाएंगे तो दूसरों को ही बचा लेंगे, ये कहना है। तो भैया हाथ साबुन से धोते रहिए 20 सेकेंड। और हाथ धोने का तरीका ऐसे है, ऐसे पूरा ऐसे धोना है हाथ पूरा, मतलब हर जगह चला जाएगा वो, मेरा मार्कर भी नीचे चला गया। तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सुरक्षा कीजिएगा, सजग रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। और गर्म पानी का इस्तेमाल तो वैसे भी करना चाहिए। आई ठंडा में कोरोना आया है, ओमिक्रॉन भाई को ठंडा में आना था, तो गर्म पानी से कोई दिक्कत भी नहीं है। जून में अगर आते तो दिक्कत था। तो गर्म पानी वैसे भी लोग पी रहे हैं आजकल, गर्म पानी से नहा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, तो गर्म पानी पीजिए। गर्म खाना खाइए, बिल्कुल बासी और ठंडा खाना। इतनी तो दिन के सब्जी विद्यार्थी जीवन में हम लोग करते थे, दिन को काम भर सब्जी बना ली, रात तक चल रहा है वो। विद्यार्थी जीवन में क्या कर, बनाने का मन नहीं करता था। तो चलिए, तो मन लगा के करिए। तो ये हमारा हो गया प्रोफाइल पिक्चर। इधर आइए। अब देखिए भाई, इस जो आप बात नहीं, जो मिडिल हिमालय आपने बनाया है फोटो के अंदर, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। और मिडिल हिमालय को आप बांट दीजिए कई हिस्सों में। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है, शिवालिक था पंजाब के बॉर्डर पे, मिडिल हिमालय पंजाब के बॉर्डर पे नहीं था। उसके बाद उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा बताया था ना। WB माने वेस्ट बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल। उसके बाद भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ कहाँ से आ जाएगा? कम से कम रहम करो, दया करो, बताओ। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है और तुम चीन के बाउंड्री पर ले जा रहे हो आंध्र प्रदेश को, है ना। तो ये हमारा नक्शा है इसका। इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर, कुल लंबाई 2500 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट, यही भाई एवरेज हाइट दूर थोड़ा बढ़ के लिखना, बात मत करो। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 3700 मीटर से बात करने मना कर रहा हूं। और आप लोग आपस में पता नहीं क्या चर्चा करते हैं। आपसे, आपके पड़ोसी से ज़्यादा बढ़िया डाउट मैं आपका क्लियर कर सकता हूं। यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हमसे पूछें, पड़ोसी से कृपया ना पूछें। क्यों जी? जब तक हम क्लास में, कृपया हमसे डाउट पूछा करें। डाउट के लिए पड़ोसी को तंग न करें। भरोसा करिए, मैं उससे ज़्यादा जानता हूं। नहीं जानता हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आज तत्काल 1-1.5 घंटे के लिए भरोसा कर लीजिए, क्या करना है। फिर दिन भर तो पड़ोसी आपके साथ ही रहेगा, आप आराम से पूछते रहिएगा सवाल दिन भर। हम 1-1.5 घंटा रहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी केवल हमसे बात करें, है ना। 1.5 घंटे, 1.25 घंटे जब भी हो हमसे जुड़े रहें। हाँ बिल्कुल, 4500 शाहनवाज जी, 4500 मीटर, 3700 से 4500। इसकी जो औसत ऊंचाई है शाहनवाज जी, वो है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच। अब ये बताओ, अभी तक आपने पढ़ा ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर,
ट्रांस की एवरेज हाइट 6500 मीटर। आपने पढ़ा काराकोरम की एवरेज हाइट 6500 मीटर, 6500, 6500, 6000, 6500, भाई 6500, 6000। इसके तुलना में तो 3700 हो गया, मैं लगभग आधा पहुंच गया। तो उतनी हाइट थी, तो जो ठंडी होगी उसके तुलना में इसमें ठंडी आधी लगभग होगी। जितनी ठंडी वहां होगी उससे कम ठंडी इस पहाड़ में होगी। इसका मतलब इंसान के रहने लायक जगह हो जाएगा। इसका मतलब हिमालय में आप जितने हिल स्टेशन का नाम सुने हैं, शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, चंबा, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, जितना भी नाम आपने सुना है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, अनंतनाग, शेषनाग, जो भी नाम आपने सुना है, पहलगाम, काठमांडू, गैंगटोक, ये सब नाम जो ले रहा हूं ना, ये सब हिल स्टेशन के नाम ले रहा हूं। ये सब सामान्य स्थान नहीं है। लोग मौज मस्ती करने जाते हैं, यहाँ धर्म करने, तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते। मत बोलना कि शिमला हम गए तीर्थ यात्रा में, तो ये नहीं चलेगा। गोवा गए तीर्थ यात्रा करने। हाँ, हिमाचल प्रदेश में सब हिल स्टेशन भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जाइए, कांगड़ा देवी का मंदिर है, कांगड़ा वाली माता। ज्वाला जी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कभी ज्वाला बुझता नहीं है। अकबर ने उस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, है ना। जब नहीं बुझा तो सोने का छत्र चढ़ाया 80 किलो का, 80 किलो सोने का छत्र चढ़ाया। अभी भी वो छत्र है वहाँ, है ना। तो ज्वाला जी, कांगड़ा देवी, अब मणि महेश जहाँ शिव जी का मंदिर है, साल भर खुला नहीं रहता, बरसात के दिन और जाड़े के दिन में उसको बंद कर दिया जाता है। तो मणि महेश, ये 3 प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, जो क्या है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि टूरिस्ट प्लेस ही है, धार्मिक टूरिस्ट प्लेस है ना, ये चीज़ है। और उत्तराखंड तो खैर देवों की भूमि है ही, वहाँ तो सब प्लेस ही टूरिस्ट प्लेस है। बनारस जाइएगा तो पूरा गली में मंदिर है, मंदिरों का शहर कहते हैं बनारस को। आप अगर शाम को 6 बजे कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं, कैंट, बनारस कैंट, तो आप वहाँ से चलिए BHU तक, गाड़ी में बैठ के, ऑटो में बैठ के, किसी में बैठ करके, तो आपको घंटी का आवाज़ बंद नहीं होगा। मतलब यहाँ से लेके BHU तक आपको लगातार करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी में घंटी की आवाज़ आपको सुनाता ही रहेगा। मतलब हर ½ किलोमीटर पे मंदिर है, हर मंदिर में आरती शाम को होती है, तो आपको घंटी की आवाज़ लास्ट तक चला जाएगा। 80 घाट जाइए तो वहाँ भी घंटी है। दशाश्वमेध घाट हम 2.5 साल पढ़ाए बनारस में। बनारस हम 2.5 साल रह के पढ़ाए हैं, जहाँ तुलसी को ज्ञान मिला, है ना, उस जगह पे मैंने पढ़ाया है 2.5 साल, बाबा विश्वनाथ की कृपा से। वरना लोगों को बनारस में रहने का मौका नहीं मिलता, हमें वहाँ शिक्षा देने का मौका मिला। जरूर कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म हमने किए होंगे। इस जन्म में तो कोई सा विशेष कर्म लगता नहीं मुझे, लेकिन उस पिछले में कुछ बढ़िया किया होंगे, इसलिए आप पढ़ा रहे होते तो अच्छा ही कर्म है ना, पढ़ाना तो अच्छा ही है। तो भैया 2.5 साल पढ़ाया वहाँ, अच्छा लगा। अभी बनारस को मिस करता हूँ। तो भैया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में इस पर्वत का विस्तार है। देखो मैं बताऊं कि इस पूरे पर्वत की जो औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 है, इसलिए लिखो ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। शाहनवाज जी लिख लीजिए, ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। हिंदी बोलेंगे मेरे भाई, हिमालय के सभी हिल स्टेशन। कितना कठिन अंग्रेजी बोला था मैंने कि हिंदी हो नहीं रहा था। लिखिए हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हो गया ना। अब देखो बच्चों, इधर आ जाओ। इस पहाड़ को अलग अलग देश राज्यों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ को मिडिल हिमालय को, लेसर हिमालय को, हिमाचल हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी राज्य में इसके अलग अलग नाम हैं, वो नाम हम लिखवाएंगे। उससे पहले एक पॉइंट और लिखिए, इस पर्वत का निर्माण बैसाल्ट और शिष्ट चट्टान से हुआ है। बैसाल्ट और शिष्ट चट्टान से हुआ है। बैसाल्ट और शिष्ट चट्टान से हुआ है। बैसाल्ट और शिष्ट चट्टानों से हुआ है। बैसाल्ट आपको उस दिन बताया था, जिस दिन ग्रेनाइट पढ़ा रहा था उस दिन बताया था कि क्या बताया था कि लावा से बने हुए चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। जो चट्टान लावा से बना है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। और आग्नेय चट्टान 2 प्रकार का, एक बैसाल्ट लावा, एक ग्रेनाइट लावा। ग्रेनाइट लावा और
बेसाल्ट लावा जब हम चट्टान पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि किसे बोलते हैं ग्रेनाइट लावा, किसे बोलते हैं बेसाल्ट लावा। कुछ लावा ऐसे हैं तो जो जमीन के अंदर ही दरारों में फंसकर जम जाते हैं। कुछ लावा ऐसे हैं कि जो जमीन के अंदर ही दरारों में फंसकर जम जाते हैं, उस लावा को जमने में टाइम लगता है। लेकिन जो लावा बाहर आके जमता है उस लावा को जमने में कोई समय नहीं लगता। खुद महसूस कर सकते हैं आप कि जो बाहर जमेगा जल्दी ठंडा होगा, जल्दी फ्रीज होगा, जल्दी पत्थर में बदल जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर जो लावा जमेगा उतनी जल्दी फ्रीज नहीं होगा। जो लावा जितना जल्दी जमेगा, यानी जो बाहर निकल के जमेगा वो जल्दी जमेगा, तो जो लावा जितनी जल्दी जमेगा इसका मतलब उसमें रवा बनने का टाइम नहीं होगा। रवा मतलब क्रिस्टल बनने का टाइम, क्रिस्टल वही बन सकता है, वही लिक्विड क्रिस्टल में बदल सकता है जो जिसके सॉलिड बनने में टाइम ज्यादा लगे। जिसके सॉलिड बनने में टाइम कम लगे वो कभी क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बदल सकता है। वही लिक्विड सॉलिड बनेगा तो क्रिस्टल होगा जिसके जमने में क्या लगता हो, टाइम लगता हो। तो जमीन के अंदर जो जमेगा, अंदर में टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए अंदर में जल्दी जमेगा नहीं। तो जल्दी नहीं जमेगा तो अंदर का लावा कैसा लावा होगा, क्रिस्टल लावा होगा। और क्रिस्टल लावा को ही क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेनाइट लावा। क्रिस्टल लावा को ही क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट लावा। यानी ग्रेनाइट लावा जमीन के अंदर जमेगा और बेसाल्ट लावा जमीन के आगे बाहर जमेगा। बेसाल्ट लावा जमीन के बाहर जमेगा तो जल्दी जम जाएगा, और जल्दी जम जाएगा तो वो रवादार, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नॉन क्रिस्टल होगा। यानी बेसाल्ट लावा इज नॉन क्रिस्टल लावा, ग्रेनाइट लावा इज क्रिस्टल लावा। कभी गांव में गुड़ खाए होंगे आप, गन्ना ईख केथारी जो पिराता है कोलसार में जाकर, कोलसार बोलते हैं, जहाँ गन्ना पिराता है ऊख उसको क्या बोलते हैं, कोलसार बोलते हैं, है ना, जान जाइए गांव का शब्द है। तो वहां जाइएगा तो रात को जनरली कड़ाह चढ़ जाता है दिन को, और रात को मीठा बन के तैयार होता है। तो गरम गरम गुड़ खाते होंगे पीपल के पत्ता पर, है ना। गांव में जनरली पत्ता उत्ता पर ही गुड़ खाया जाता है, हम तो खाए भाई इसलिए बता रहा हूं आपको। तो गुड़ जब आप बनते देखे होंगे तो जो गुड़ में ज्यादा आंच दे के बनाते हैं गुड़, मतलब गन्ना डाल दिए कड़ाह में और खूब आंच दिए जा रहे हैं लगातार लगातार तेज, तो जल्दी बन जाएगा सॉलिड। जिसमें आंच तेज लगाएंगे तो जल्दी सॉलिड बनेगा, तो उसमें रवा आपको नहीं मिलेगा, सिंपल गुड़ मिलेगा। लेकिन कम कम आंच पे 2 दिन में बनाइए गुड़ तो उसमें रवा बन जाता है। रवा वाला गुड़ भी खाए होंगे आप। एक गुड़ ऐसा हो, गुड़ को पिघला के उसमें चीनी मिला दो, जो फीलिंग आएगा ना वही रवा वाला गुड़ होता है। तो चीनी मत मिलाओ, रवा वाला गुड़ बनता ही है। कम आंच पे बनाओगे ना तो दाना 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 हो जाता है गुड़ के अंदर और पिघला हुआ अवस्था में रहता है। रोटी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है ना। तो गुड़ रोटी खाइए आप, हम लोग खाए हैं इसलिए बता रहा हूं। तो भैया रवा वाला गुड़ भी होता है, तो कैसे क्यों बना रवा वाला गुड़, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्रिस्टल नॉन क्रिस्टल, हम आपको गुड़ खिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे कि रवा समझ लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। जितना जल्दी बन जाएगा गुड़, प्लेन गुड़ बनेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे आंच पे बनाते हो गुड़, देरी से सॉलिड में बदलता है गुड़, तो क्या होगा, वो रवा में बदल जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो बेसाल्ट लावा चूंकि बाहर आके जमता है इसलिए जल्दी जम जाता है, इसलिए रवा इसमें नहीं होगा, ये नॉन क्रिस्टल होगा। क्लियर है। और जमीन के अंदर जमता है ग्रेनाइट लावा। अभी तक आपने पढ़ा ट्रांस रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, सॉरी ट्रांस रेंज, ग्रेटर हिमालय नहीं, काराकोरम, काराकोरम, ये तीनों का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से। इसका मतलब रवादार लावा से बना है। यही रवा किससे बना है, बेरवादार। तो ग्रेनाइट से ही बदलता था नीस, मैंने कहा था। वैसी बेसाल्ट बदलता है किसमें, सिस्ट में। ग्रेनाइट बदलता है किसमें, नीस में। अब बेसाल्ट बदलता है सिस्ट में। तो इस पूरे पहाड़ का निर्माण बेसाल्ट और सिस्ट चट्टानों से हुआ है। और डिटेल बात करेंगे जब चट्टान वाला चैप्टर में आएंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो इसका निर्माण आप पढ़ोगे कार्बन में भी रवादार और बेरवादार पढ़ा ना। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है ना आप लोगों ने। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब डायमंड ग्रेफाइट, नॉन क्रिस्टल का मतलब ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट नहीं, चारकोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक एंड कोक पढ़ा होगा आपने। तो साइंस भी पढ़ते रहिएगा, चूंकि ऐसा नहीं केवल भूगोल आता है परीक्षा में, साइंस भी आता है। जम्मू कश्मीर, अब सुनो, अब इस पहाड़ का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो यहां पर आप मत लिखिए, यहां लिखेंगे फोटो के पास तो आपका रफ हो जाएगा। आप जम्मू हेडिंग डाल दीजिए कि अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के नाम, हेडिंग डाल दो पहले, नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय का नाम, अलग अलग राज्यों में
मध्य हिमालय का नाम, नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स, नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के नाम, अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के नाम। हेडिंग डाल दिए। अब जम्मू कश्मीर में लिखो, जम्मू कश्मीर में इसे बोला जाता है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पीर पंजाल रेंज, यानी मध्य हिमालय ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसे प्यार से क्या बोलते हैं? पीर पंजाल। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार में विंध्याचल पर्वत को, विंध्यन पर्वत को कैमूर श्रेणी कहते हैं, लेकिन उस कैमूर श्रेणी को सासाराम में कुछ और नाम है, रोहतास में कुछ और नाम है, गया में कुछ और नाम है। गया में सुनते होंगे रामशिला पहाड़ी, ब्रह्मजोनी पहाड़ी, भूथा पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, ये सब कहाँ है? प्रेत उरेत सब गया में मिलते हैं। भूत प्रेत जितना नाम से कुछ होगा तो सब गया में मिलेगा। क्योंकि पितृपक्ष का मेला लगता है, पिंडदान होता है, अपने पूर्वजों को शांत वहीं कराया जाता है पिंडदान दे करके। तो सारे भूत में भूथा पहाड़ी भी एक है, प्रेतशिला पहाड़ी एक है, रामशिला पहाड़ी एक है। ऐसा नहीं वहां प्रेत रहता है, नाम दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय, पर वहां के लोग इसे पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। उस कहां के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर, धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। धौला कुआं है ना दिल्ली में, तो धौला लिख दो वाला, कुआं की जगह धर लगा दो, धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं जी? धौलाधर। रटते चलो यहीं पर। उत्तराखंड में इसे कई नाम है, उत्तराखंड में इसका एक नहीं कई नाम है। उत्तराखंड में इसका नाम है नाग टिब्बा। उत्तराखंड में इस पहाड़ का नाम क्या है जी? नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंज। उत्तराखंड में इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? नाग टिब्बा रेंज। याद रहेगा ना? इतना ही नहीं, इसका नाम है मसूरी रेंज, मसूरी रेंज, मसूरी श्रेणी। मसूरी नाम सुना होगा आपने? अरे आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में ही है, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ये कहाँ है जी? मसूरी। आईएएस के ट्रेनिंग फुल वहीं पर होता है। वैसे सारे यूपीएससी वालों को 2-3 महीने मसूरी में रहना पड़ता है, लेकिन आईएएस कंप्लीट वहीं रहता है मसूरी में। वहीं कैंपटी फॉल भी है, एक वाटरफॉल है मसूरी में, कैंपटी वाटरफॉल, जो फ्रीज हो जाता है जाड़े के दिनों में और गर्मी के दिनों में पानी गिरता है। सोचिए कितना सुंदर दृश्य के पास आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं जी, कितना बढ़िया होता। जाने वाले कितने भाग्यशाली होते होंगे, कितने मेहनती होते होंगे। भाग्यशाली से ज्यादा मेहनती होते होंगे। क्यों जी? तभी ना आपको पूरे देश की जिम्मेवारी, पूरे जिले की बागडोर किसको दिया जाएगा? जो काफी मेहनती होगा, शार्प बुद्धि का होगा, अच्छा प्लानर होगा, है ना, मैनेजमेंट बेहतरीन कर लेता होगा, सब ज्ञान आपके अंदर होगा। स्किल पीटी मेंस इंटरव्यू तक में ही तो चेक किया जाता है। इसको चेक करके उनको जिसको बेहतर लगता है उन लोगों को आईएएस बना करके वो ट्रेनिंग में भेज देते हैं। और फिर वहां जाकर के जो हीरा चला गया फिर उसको तराशते हैं वहां जाकर। मसूरी में आप हीरा बन के चले गए, हीरा चुन लिए, सब हीरा आ गया, अब इसको तराशा जाएगा कहा? मसूरी में ट्रेनिंग में। 1 साल में आपको राजा बना के वहां से निकाला जाएगा, कंप्लीट राजा। आपकी हैबिचुअलिटी सब चेंज हो जाएगा, सारा चीज, खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, पहनने, मैंने कंप्लीट वहां से किंग बना के आपको निकाला जाएगा। और सीरियल में किंग केवल आईएएस होता है और कुछ नहीं है। आईएएस के बाद सब, आईएएस और आईपीएस यही 2 लोग किंग होते हैं, बाकी सब चपरासी हैं। इसके बाद कुछ नौकरी है। नौकरी का मतलब 2 ही रहे, आईएएस और आईपीएस। अब बाकी सब आईएएस आईपीएस के अंदर है, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा आईएएस, उसके बाद आईपीएस। मैंने पद तो बराबर है, लेकिन पावर की बात करें, एरियाज की बात करें तो मालिक वही है, उसके बाद बाकी सब नौकर है। चाहे आप एसडीएस भी बन जाइए, एसडीएम बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एसडी जब आईएएस आ जाता है विजिट में ना एसडीएम ऑफिस में, तो एसडीएम क्या सब लोग एक बराबर के हो जाते हैं वहाँ। ना तो कोई ऑफिसर है वहाँ, ना कोई वहाँ चपरासी है, वहाँ सब चपरासी है। आईएएस मतलब आईएएस। इसलिए मैं बोलता मन लगा के पढ़िए और जीवन मिलिए तो एक बार बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। क्यों जी? सही बात है कि नहीं? अगर एज बचा है तो कहीं मिल जाए नौकरी के चक्कर में ना रहे। चलिए कोई बात, सारे पोस्ट सही हैं, ऐसा नहीं कि एसडीएम बनना खराब चीज़ है, लेकिन जो बात था हकीकत, वो हकीकत बताया कि आईएएस का मतलब आईएएस होता है। चलिए मोटिवेट करता रहता हूँ बीच बीच में आप लोगों को, ताकि आप चलें। मसूरी हो गया, इसको यहाँ कुमाऊं रेंज,
कुमाऊं रेंज, इसको यहां गढ़वाल रेंज, गढ़वाल रेंज। भैया कुमाऊं हिंदी में लिख देता हूं, उत्तराखंड में इसके कई नाम हैं, कुमाऊं रेंज और गढ़वाल रेंज। उत्तराखंड में इसके कितने नाम हैं? 4 नाम। कौन कौन बोलो? नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, गढ़वाल। ऐसे उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा भी है। उत्तराखंड की भाषा क्या है जी? कुमाऊनी और गढ़वाली। उत्तराखंड के डिवीजन भी 2 ही है, कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन। उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्सा को गढ़वाल कहते हैं और उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सा को कुमाऊं कहते हैं। अगर उत्तराखंडी व्यक्ति से आप मिलें, आप उनसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो, तो कभी नहीं बोलेगा मैं नैनीताल के हूँ, मैं चमोली के हूँ। वो क्या बोलेगा? मैं कुमाऊं से हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ। अगर आप भी गढ़वाली निकल गए तो पूछेगा गढ़वाल में कहाँ से हो, तब वो बताएगा मैं यहाँ से हूँ। समझ रहे बात? लेकिन कुमाऊं गढ़वाल ही जानते हैं। तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन, कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन। वहाँ की भाषा भी 2, कुमाऊनी और गढ़वाली। हिंदी की ही भाषा है। हिंदी की 18 बोलियां हैं। हिंदी की कितनी बोलियां? 18 बोली। उसी में मगधी, भोजपुरी, मैथिली, उधर जाइएगा यूपी में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सब क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। और एक बोली क्या है? कुमाऊनी और गढ़वाली। यानी उत्तराखंड तक की बोली को हिंदी बोलते हैं। क्लियर है? तो कुमाऊनी और गढ़वाली वहां की बोली भी है। कुमाऊं बोलते हैं उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सा को और गढ़वाल बोलते हैं उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्सा को। जानकारी के लिए बगल में लिख देना, उत्तराखंड का पश्चिमी, गढ़वाल के बगल में लिख दो उत्तराखंड के पश्चिम, और कुमाऊं के बगल में लिख दो उत्तराखंड के पूरब। यानी उत्तराखंड के पश्चिम में क्या? गढ़वाल, और पूरब में कुमाऊं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्तराखंड में मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नाग टिब्बा, कुमाऊं, गढ़वाल, नाग टिब्बा, कुमाऊं, गढ़वाल, मसूरी, है ना? ये सब नाम से कहा जानते हैं उत्तराखंड। चलिए, मुझे लगता है आप उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, अतः ऊपर की इन बातों को मिटाने में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो नेपाल में। नेपाल में लिखो महाभारत रेंज। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? महाभारत रेंज। महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी। नेपाली बोलते हैं। नेपाल के लोग भी हमसे मिलते जुलते लोग हैं, ऐसा मत सोचिए कि बाहरी हैं। वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हो गया? नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? महाभारत श्रेणी। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में इसे क्या बोलते हैं? डोकिया रेंज। डोकिया रेंज, डोकिया। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में इसे डोकिया रेंज के नाम से जानते हैं। डोकिया रेंज, हाँ बिल्कुल, डोकिया रेंज के नाम से जानते हैं। डोकिया, दोनों को मिलाकर बोलते हैं डोकिया श्रेणी। डोकिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखो, सिक्किम के बाद शिवालिक के साथ ही मिल गया है, अतः शिवालिक और मिडिल हिमालय अलग अलग नहीं है। सिक्किम के बाद शिवालिक पर्वत और मिडिल हिमालय अलग अलग नहीं है। तो लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, भूटान में भी लिख लीजिए। भूटान में इसे 2 नामों से जानते हैं। इस पर्वत को, मिडिल हिमालय को भूटान में 2 नाम से जानते हैं। एक तो उत्तराखंड वाला ही नाम है नाग टिब्बा, और दूसरा ब्लू माउंटेन। उत्तराखंड वाला नाग टिब्बा, भूटान में भी क्या बोलते हैं जी? नाग टिब्बा। और एक और नाम है भूटान में, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन सुन लो, 2 जगह है। यहाँ पर ब्लू माउंटेन पूरा पहाड़ को कहते हैं, भूटान में पूरे पर्वत को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। लेकिन मिजोरम में एक पिक है ब्लू माउंटेन, मिजोरम की एक चोटी है ब्लू माउंटेन। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था एलबुर्ज पूरा पहाड़ ईरान में है, पर एलबुर्ज पिक की बात करो तो यूरोप में है। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी एलबुर्ज। लेकिन एक पहाड़ की बात करें, पूरी पर्वत की बात करें तो एलबुर्ज पर्वत कहाँ? ईरान में। उसी प्रकार से भूटान में इसे नाग टिब्बा या ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये पिक नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्लियर है? भूटान में ब्लू माउंटेन और नाग टिब्बा दोनों बोलते हैं, लेकिन मिजोरम में ब्लू माउंटेन नाम से एक पिक भी है, इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूटान हो गया। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ शिवालिक और मिडिल हिमालय दोनों एक हो गए हैं, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग नहीं है। इसका नाम है डाफला, डाफला रेंज, अबोर
रेंज, मीरी रेंज। अरुणाचल प्रदेश में 3 नाम से, मिडिल हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में 3 नाम से जानते हैं स्टूडेंट, डाफला, अबोर और मीरी। डाफला, अबोर और मीरी, डाफला, अबोर और मीरी, ये अरुणाचल प्रदेश वाली बात कर रहा हूं। डाफला, अबोर और मीरी के नाम से जानते हैं कहां? अरुणाचल प्रदेश में। किसको? मिडिल हिमालय, शिवालिक, दोनों को कंबाइंड रूप से इस बात को जानते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। इसको मिटा दें ऊपर वाले को। अब देखो स्टूडेंट, अब आप लोग देखिए, आपको बता दें कि आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि ग्रेटर हिमालय में जो जॉस्कर रेंज लगा हुआ था उसमें 2 घास मिलता था, एक रूपसू और दूसरा देवसाई। रूपसू और देवसाई। ट्रांस रेंज में जो जॉस्कर रेंज था वो हिमालय का हिस्सा नहीं था, वो ट्रांस रेंज का हिस्सा था। मैंने क्लियर कट बताया था आपको। और जॉस्कर रेंज के उत्तर में जो घास था उसको रूपसू और दक्षिण में जो घास था उसे देवसाई। रूपसू और देवसाई के नाम से जानते थे। उसी प्रकार का एक घास मिलता है पीर पंजाल में भी। पीर पंजाल में भी एक विशेष प्रकार का घास मिलता है। उस घास का नाम है मर्ग घास। मर्ग घास दोनों तरफ, उस घास को दोनों तरफ किस नाम से जानते हैं? मर्ग। मर्ग, MERG, मर्ग ग्रास। याद रखिएगा। आपने सुना होगा गुलमर्ग, आपने सुना होगा गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है। गुलमर्ग में कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, बड़ी खूबसूरत सा जगह है गुलमर्ग। छोटा सा प्लेस है, पहाड़ों से घिरा हुआ और चारों तरफ पहाड़ में ग्रीनरी, घास है। रियल में खूबसूरत दिखता है। बर्फ पड़ जाता तो व्हाइट और ग्रीन का मिक्सचर हो जाता है वहां पर, बेहतरीन है। मर्ग घास, मर्ग घास पूछा जाए कहां है भाई, तो मिडिल हिमालय में। अब मिडिल हिमालय में कहां है भैया, तो जम्मू कश्मीर में या पीर पंजाल में। मिडिल हिमालय को तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं जी। तो मर्ग घास क्या है। अब सुनिए, उत्तराखंड में भी एक विशेष प्रकार का घास मिलता है दोनों तरफ। उत्तराखंड में भी दोनों तरफ विशेष प्रकार का घास मिलता है। उत्तराखंड में जो घास मिलता है उसका नाम उत्तर साइड अलग है, दक्षिण साइड अलग है। उत्तराखंड में यानी नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, गढ़वाल, इसमें जो घास मिलता है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? अरे उत्तराखंड के पर्वत को ना बोलते हैं जी, अरे मिडिल हिमालय को नहीं उत्तराखंड में बोलते हैं जी। नाग टिब्बा, कुमाऊं, गढ़वाल, मसूरी बोलना है तब होगा याद। इसको बोलते हैं यहां पर क्या, यहां इसको बोलते हैं बग्याल। बग्याल घास, बुग्याल घास, बुग्याल घास। और नीचे वाला को बोलते हैं प्यार घास। 2 अक्षर नहीं, पूरा 3 अक्षर लिखना। प्यार, प्यार नहीं, प्यार घास। बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार। बुग्याल उत्तर में, उत्तराखंड के उत्तर में मिलने वाले घास को बुग्याल और दक्षिण में मिलने वाले घास को प्यार। क्लियर है? बुग्याल और प्यार घास मिडिल हिमालय में मिलता है उत्तराखंड में। अब मर्ग घास भी मिडिल हिमालय में मिलता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन रूपसू और देवसाई मिलता है जॉस्कर रेंज में, जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? तो मर्ग, रूपसू, देवसाई, बुग्याल, प्यार, ये सब मिला के 2 2 4 1 5 घास के मैदान हम लोग पढ़ चुके। क्लियर है? अब सुनिए, मैंने कहा था कि जितने भी हिल स्टेशन है वो मिडिल हिमालय में है। हम लोग हिल स्टेशन अलग से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम हम लोग को कर लेना होगा। वो काम ये है, इसमें एक दर्रा है स्पेशली ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय में जम्मू कश्मीर में 2 दर्रा है इंपॉर्टेंट, और हिमाचल प्रदेश का 1 दर्रा इंपॉर्टेंट है। बस यही 3 दर्रा मिडिल हिमालय में जो 3 पासेज हैं यही केवल इंपॉर्टेंट है और कोई दर्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिडिल हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट पास, जिसमें से 2 जम्मू कश्मीर में और 1 हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश वाले दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, रोहतांग पास। आज जो जम्मू कश्मीर में है उसका नाम है बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर बनिहाल पास। इसको बोलते हैं हम लोग रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। कहाँ है बच्चा? हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ है बच्चा? जम्मू कश्मीर। और ये है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है? पूरा पहाड़ का नाम भी पीर पंजाल।
इस दर्रा का नाम भी पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल पास, 3 दर्रा बनाओ। ये रोहतांग दर्रा कांगड़ा में ही है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला है, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा, उसी जिले में क्या है, रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, रोहतांग दर्रा। समझ में आ रहा है? आराम आराम से स्तर दर स्तर लेवल को क्या करना है, सरियाते जाना है। जैसे बुक्स हम लोग सरियाए उधर, है ना। आप लोग लाइब्रेरी रेडी है, और कितने बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, हिटलर की किताबें हैं, तो कलाम साहब की किताबें हैं, है ना। जितने एटीट्यूड वाले लोग रहे हैं, कैसे नहीं होगा काम, उन सब की किताबें आप पढ़ें। कैसे नहीं होगा, करेंगे, हर कीमत पर हम इसको पूरा करेंगे। इस तरह के जो दुनिया में शख्सियत हुए हैं, किताबें तो उन्हीं की आती हैं। बाकी नियति के भरोसे जो बैठे रहते हैं, कभी देखा है उन्होंने किताब लिखा है? नहीं, किताब उन्होंने लिखा। एक जोगिंदर सिंह की किताब आती है। जोगिंदर सिंह IPS हुए थे, उस समय IAS में 3 अटेम्प्ट हुआ करता था, तो 2 अटेम्प्ट उनका PT नहीं हुआ। पूरे पिताजी उनको सब पैसा उसा दे करके बेच करके दे दिए कि भैया लीजिए आप पढ़िए, लेकिन सारा संपत्ति, गरीब तो थे ही, लेकिन सब दे दिया बेच करके, फिर भी 2 अटेम्प्ट PTA फेल हो गए। गांव में आए तो लोगों ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, बताइए, सब बेचवा दिए, आपका PT भी नहीं हुआ, कैसे पढ़ाई करते हैं आप, सब खत्म कर दिया आपने, अब 1 अटेम्प्ट में कुछ होने वाला है क्या? 2 अटेम्प्ट PTA नहीं हुआ, तब कर क्या लेंगे आप? जोगिंदर सिंह घर से भाग गए, कोई पैसा नहीं लेंगे हम। जो भी किया, जहाँ से किया, उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट PT खत्म हो गया था, प्री नहीं निकला था, लास्ट में सीधे IPS हो गए। तो ये पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि हम 10 किताब में लिखे हो कि हम 10 मिनट भी अपना यूज करते थे। अगर 10 मिनट बचाने के लिए हमको 20 रुपये खर्च करना पड़े तो मैं खर्च कर देता था कि लो 20 रुपया ले जाओ, जेरोक्स करवाना है बाहर से जा करके, हमारा 20 मिनट जाएगा। कोई जा रहा है मित्र, बोले जाओ एक समोसा भी खा लेना, पर मेरा जेरोक्स करा के लेते आना। तो 20 मिनट भी हम बचाते थे, पर उस साल हम IPS हो गए थे। तो ये होता है जुनून। तो भैया जब तक इस तरह के चैलेंजेस स्वीकार नहीं करेंगे आप दिल से, तब तक नहीं होगा। करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई है अंदर तो उसने कुछ ना कुछ किया है, तभी वहां पहुंचा है वो। तो हो गया भाई, समझ गए? तीनों दर्रा अब किसको जोड़ता है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के बारे में कुछ विशेष बात है, लिख लीजिए। देखिए, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी रिवर। हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी अभिषेक आनंद जी, लाइब्रेरी बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन यहीं पर आके पढ़ना है किताब आपको। लाइब्रेरी के अंदर ही आके किताब पढ़ना है, लाइब्रेरी का बुक्स को ले जाना नहीं है, बस यहीं पर आइए, आप बैठिए, आराम से आकर पढ़ाई कर सकते हैं। अभिषेक आनंद जी कोई हैं, लाइव में देख रहे हैं, उनकी बात है ना। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास, रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, वहीं से निकलती ही है। आगे आइए, बनिहाल दर्रा के बारे में लिखिए थोड़ा, एक लाइन। बनिहाल पास कनेक्टेड टू जवाहर टनल, बनिहाल पास कनेक्टेड टू जवाहर टनल, बनिहाल पास कनेक्टेड टू जवाहर टनल। बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग से जुड़ा है, बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग से जुड़ा है। बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग नाम सुना होगा। 2016 से पहले तक, 2016 से पहले तक भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग था, लेकिन अब भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिर, अटल टनल नहीं, चेनानी नासिरी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग अभी वर्तमान में कौन है? चेनानी नासिरी सुरंग। चेनानी नासिरी जगह का नाम है, चेनानी से नासिरी को जोड़ता है सुरंग। ये भी आपको बता दें कि जवाहर सुरंग वाले रास्ते में ही है। यानी बनिहाल दर्रा जो है ना जी, अरे सुरंग दर्रा में अंतर समझते हो ना तुम लोग? अरे दर्रा नेचुरल होता है, लेकिन सुरंग पहाड़ को छेद करके बनाया जाता है। दर्रा खुला होता है, लेकिन सुरंग ऊपर से ढका होता है। ये अंतर है सुरंग और दर्रा के बीच। तो जवाहर सुरंग किससे जुड़ता है, सॉरी बनिहाल दर्रा किससे जुड़ता है? जवाहर सुरंग से। और जवाहर सुरंग के जस्ट आगे उसी रूट में एक और सुरंग बनाया गया। पहले पूरा पहाड़ घूम के जाया जाता था श्रीनगर,
पहले श्रीनगर जाया जाता था पूरे पहाड़ का चक्कर लगा के, लेकिन अब क्या हो गया, जवाहर सुरंग से आगे जाओ तो घूमो पूरा पहाड़। अब सामने के पहाड़ में ही छेद करके एक और सुरंग बनाया गया, चेनानी नासरी सुरंग। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग हो गया। इसका नाम भी बदल के मोदी जी ने कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो लिख लीजिए, चेनानी नासरी सुरंग, अब ब्रैकेट में कर दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, अब ब्रैकेट में लिख दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। टाइमिंग आप जब फ्री होता के पढ़िए। अभिषेक जी टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग जो है कोई टाइमिंग नहीं है। आप 9 बजे के बाद ऑफिस 8:30 9 बजे खुल जाती है, तब से यदि आप फ्री हो तो आप आके बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। दिन के समय में पढ़ाई कर सकते हैं। दिन का ही शायद है, वह पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा? चेनानी नासरी सुरंग, या ब्रैकेट में करिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग उसी का नाम है। चेनानी नासरी तो जगह का नाम है, उसको जोड़ता था। भैया देखो, चेनानी उधमपुर जिले में और नासरी रामबन जिले में। उधमपुर जिले में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में चेनानी, और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में नासरी। ये सुरंग इसको क्या करता है? 9.15 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। ये जो है 9.15 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। सोचिए, इतना किलोमीटर के अंदर पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर सुरंग नहीं था तो इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आने में बहुत टाइम लगता था। पूरा पहाड़ घूमते थे। अब सीधे छेद करके क्या कर दिए? सुरंग बना के क्या कर दिए? उधमपुर जिले को रामबन जिले से जोड़ दिए। आपने जितेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, बीजेपी के एकमात्र सांसद हैं जम्मू कश्मीर से, जितेंद्र सिंह। और जितेंद्र सिंह कहां से आते हैं? उधमपुर से ही आते हैं। जितेंद्र सिंह कहां से सांसद हैं? उधमपुर से ही सांसद हैं। तो उधमपुर, चेनानी से नासरी को जोड़ने वाला सुरंग, जिसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, उसकी लंबाई 9.15। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये जोड़ता है उधमपुर जिले के चेनानी को रामबन जिले के नासरी से कनेक्ट करता है। अभी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में भी एक टनल बनाया गया है। रोहतांग दर्रे के पास भी एक टनल बनाया गया है। उस टनल का नाम था रोहतांग टनल, लेकिन मोदी जी ने उसका नाम बदल के कर दिया अटल टनल। तो लिख लीजिए, रोहतांग दर्रे के पास भी अभी हाल ही में, इसके बाद बना है, ये पहले बन गया था, ये तो हाल में बना है। लिख लीजिए, रोहतांग दर्रे के पास ही रोहतांग टनल का निर्माण किया गया है। रोहतांग टनल फॉर्म्ड नियर रोहतांग पास। रोहतांग दर्रे के निकट ही रोहतांग टनल का, रोहतांग सुरंग का निर्माण किया गया है। टनल माने सुरंग, टनल अंग्रेजी में, हिंदी में सुरंग। रोहतांग दर्रे के पास ही रोहतांग सुरंग का निर्माण किया गया है। रोहतांग दर्रे के पास ही रोहतांग सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे अटल टनल के नाम से जाना जा रहा है, जिसे अब अटल सुरंग के नाम से। ये सब करंट अफेयर है, ये सब भूगोल का सवाल तो है, पर करंट का भी सवाल है ना? क्योंकि मोदी जी रहेंगे तो बहुत सारा करंट हमको मिलता रहेगा। और कुछ नहीं बनाए तो कम से कम नामे बदल दिए, करंट हो गया। कुछ नहीं कर पाए तो क्या कर दिए? नाम चेंज, तो हो गया करंट, है ना? जैसे झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अच्छी बात है ये बुरी बात नहीं, होना चाहिए। भगत सिंह रोड, सुभाष चंद्र बोस रोड, ये सब होना चाहिए। चलिए जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप, बनिहाल दर्रा के बारे में समझ गए। अब आइए पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब हेडिंग डाल दीजिए, नेम ऑफ हिल स्टेशन ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के हिल स्टेशन के नाम। नेम ऑफ हिल स्टेशन ऑफ मिडिल हिमालय, नेम ऑफ हिल स्टेशन ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स। लिखिए हिंदी में, मध्य हिमालय के हिल, अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के हिल स्टेशन के नाम। अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के हिल स्टेशन के नाम। अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के हिल स्टेशन के नाम।
नेम ऑफ मिडिल हिमालय, हिल स्टेशन ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स। देखो भाई, इसमें दो तरह के प्रश्न आएंगे। इसमें जो पूछा जाएगा, सुनो, हिल स्टेशन से जो प्रश्न आएगा उससे दो प्रकार के प्रश्न आएगा। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे शिमला किस राज्य में है, श्रीनगर किस राज्य में, नैनीताल किस राज्य में, काठमांडू किस देश में है, डायरेक्ट सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा, 4 दे देगा, इधर हिल स्टेशन के नाम, उधर 4 स्टेट मिलाइए, 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आएगा कि 4 हिल स्टेशन के नाम दे देगा और स्टेट का नाम नहीं देगा, पीर पंजाल, धौलाधर, कुमाऊं ऐसे दे देगा, पहाड़ के नाम। यदि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है तो श्रीनगर को किससे मिलाओगे, पीर पंजाल से। आपको पता है शिमला हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं मिडिल हिमालय को, धौलाधर, तो शिमला को किससे मिलाओगे, धौलाधर से। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार से सवाल पूछे आपका सवाल होगा, है ना। दो मिडिल हिमालय में हिल स्टेशन से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेट वाइज जम्मू कश्मीर लिख के डैश दे के सारा हिल स्टेशन, हिमाचल डैश दे के सारा हिल स्टेशन लिखते चलते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए जम्मू कश्मीर, J&K लिख करके, J&K लिख करके डैश दे दीजिए। J&K लिख करके डैश दे दीजिए। लिखिए सबसे पहला गुलमर्ग, जम्मू हिल स्टेशन लिखवा रहा हूं, हर एक राज्य का हिल स्टेशन की बात कर रहा हूं। लिखिए गुलमर्ग, अरे मर्ग तो ही होगा MERG, अब गुल लगा दो तो गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग। फिर लिखो सोनमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग के बाद लिखो सोनमर्ग, फिर लिखो टनमर्ग। ये सब अलग अलग जगह है भैया, वहां पहुंचोगे तब जाओगे तो गाइड आपको लेके जाएगा। टनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये तीनों वहीं पर है जगह, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। इसके बाद लिखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। उसके बाद लिखिए श्रीनगर, तो राजधानी ही था। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी, गर्मी की राजधानी श्रीनगर और जाड़े की राजधानी जम्मू। आप जानते हैं श्रीनगर घाटी है, श्रीनगर में क्या है भैया, घाटी। आपने सुना होगा ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, कई सारी घाटी क्या है भैया, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच कई सारी घाटियां हैं। श्रीनगर में कश्मीर घाटी, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, कई सारी घाटियां स्थित हैं। क्लियर है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में तीसरा चौथा हिल स्टेशन कौन सा है भैया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जो चौथा हिल स्टेशन है वो क्या है, श्रीनगर। और श्रीनगर लिखे हो तो इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिख लो, ब्रैकेट देके लिखो गुलमर्ग। श्रीनगर में श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन, सॉरी श्रीनगर में लिखो क्या क्या भैया, तो पहला लिखो ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर में क्या है, ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप एक फूल होता है, आपने सीनरी में देखा होगा, प्याली की तरह पीला या व्हाइट कलर का फूल, लंबा लंबा उसमें डंठल होता है, इस तरह से फूल होता है ना। तो वो होता है आपका ट्यूलिप। ट्यूलिप फूल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बेल्जियम है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बेल्जियम। डायमंड की बेहतरीन कटिंग भी कहाँ होता है, बेल्जियम। दुनिया में सबसे बेहतरीन डायमंड की कटाई सूरत में नहीं, बेल्जियम में होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा ट्यूलिप फ्लावर कहाँ मिलता है, बेल्जियम में। याद रखिए, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्टेब्लिश हुआ था, है ना, कोल्ड वॉर के दौरान। तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो छोटा सा देश जरूर है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है वो, तो बेल्जियम में मिलता है। तो श्रीनगर में भी क्या है, ट्यूलिप गार्डन। इंडिया में पहले केवल श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन था, लेकिन 2 साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड के एक जगह कल बताया था पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में भी एक नया ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। एक करंट अफेयर आपके लिए है कि भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ डेवलप किया जा रहा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, है ना। तो पिथौरागढ़, तो ट्यूलिप गार्डन अब 2 जगह हो गया, श्रीनगर और पिथौरागढ़। ब्रैकेट में यहीं पर ट्यूलिप गार्डन के जस्ट नीचे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़, उत्तराखंड का पिथौरागढ़,
उत्तराखंड का यहाँ पिथौरागढ़ दे देना ताकि रिवीजन करते समय दिक्कत ना आए। तो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है। और क्या भैया लिखो, शालीमार बाग। श्रीनगर में एक चीज और है, शालीमार बाग। शालीमार बाग, शालीमार बाग ये बनवाया था जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को खुश करने के लिए। एक्चुअली विवाह के बाद भी नूरजहां जहांगीर को पति मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे, है ना, गार्डन 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 करते करते गार्डन गार्डन हो गया। तो भैया वाइफ थी उसकी, शादी किया था उसने 1611 में नूरजहां शादी किया, और उसके अगले ही साल उसके बेटे शाहजहां ने भी शादी किया मुमताज महल से। यानी बुआ से शादी हुआ पापा का, और भतीजी से शादी हुआ बेटे का। हाँ भाई, नूरजहां की भतीजी थी, भाई की लड़की थी, कौन? मुमताज महल। असफ खां नाम सुने होंगे, नूरजहां के भाई का नाम क्या था? असफ खां। उसकी बेटी थी असफ खां, नूरजहां भाई बहन थे, है ना। तो नूरजहां को खुश करने के लिए क्या बना? शालीमार बाग। और उसकी भतीजी को खुश करने के लिए, मुमताज को खुश करने के लिए नहीं, सॉरी, मुमताज को खुश करने के लिए दहेज में मिला था निशांत बाग। तो लिखो, श्रीनगर में एक और बाग है निशांत बाग, वो बनवाया था असफ खां ने। वो बनवाया था असफ खां खुद के मॉर्निंग वॉक के लिए। निशांत बाग, निशांत बाग उसको बनवाया था असफ खां, वो अपने लिए मॉर्निंग वॉक, शुगर का पेशेंट था, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए बनवाया था, लेकिन पसंद आ गया किसको? शाहजहां को। तो अपने ससुर को उसने क्या किया? टॉर्चर किया कि हमको दहेज में दे दीजिए, दहेज में दे दीजिए। नहीं दे रहा था, बोला कि पानी, राजा हम हैं, पानी उन्हीं सब बंद करवा देंगे, सब पेड़ सूख जाएगा। तो बोला कि अच्छा अच्छा चलो भाई, मजबूर कर दिया। कुछ दामाद होते हैं नालायक टाइप के, जो अपने ससुर से अपनी वाइफ को पहले मिलाते हैं, बोलते हैं कि सुनो 5 अपार्टमेंट है, तुम्हारा 4 भाई है, 5वां किसके लिए है बताओ? फ्लोर बटेगा, इससे अच्छा है कि बेटी को दे दे। 3-4-5 दिन समझाया, मान गई बेटी, बट तुमको एक्टिंग करना होगा कि हमको टॉर्चर कर रहे हैं, बताइए ना। पापा भी भाग भाग के जाना पड़ेगा कि देखो हमको इस बिल्डिंग के लिए टॉर्चर करते हैं, फिर बिल्डिंग दे देंगे तो टॉर्चर होना हम बंद हो जाएंगे पापा। दोनों मिलके पापा से वो क्या कर लिए? वो पूरा बिल्डिंग हथिया लिए, है ना, वो सेटिंग से हुआ। तो भैया पूरा निशांत बाग किसको मिल गया गिफ्ट में? शाहजहां को। बनवाया असफ खान ने, नूरजहां के भाई ने दे दिया दामाद को। खैर जाने दीजिए, सब रिश्तेदारी में नहीं पढ़ना। हिस्ट्री पढ़ोगे तो रिश्ते जोड़ के पढ़ना आराम से, क्योंकि तभी हिस्ट्री याद रहेगा, ऐसे पढ़ोगे तभी। अब आते हैं भैया, हो गया श्रीनगर। अब आओ नीचे, अनंतनाग। श्रीनगर के बाद चलते हैं अनंतनाग। ज्यादा देर घूमना मत, यहाँ कभी भी बम फेंका सकता है। अनंतनाग, अनंतनाग, हाँ जी, जल्दी बस लेके भागो। अनंतनाग, अगला लिखो पहलगाम। अनंतनाग, अनंतनाग के बाद पहलगाम, ये सब कश्मीर में ये भी चल रहा है। अनंतनाग के बाद लिखो पहलगाम, पहली बार सुन रहे हो पहलगाम। अरे अमरनाथ यात्रा करते हो तो रास्ते में क्या मिलता है? अमरनाथ यात्रा के रास्ते में ही क्या मिलता है? पहलगाम। बस में जो हमला हुआ था, अमरनाथ यात्री पास से 3-4 साल पहले हमला हुआ बस में, कहाँ? पहलगाम में। क्लियर है? तो अब जल्दी से निकल के चलते हैं हिमाचल प्रदेश, ज्यादा इतना घूम ले बहुत है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश लिखिए डैश दे करके, HP हिमाचल प्रदेश लिख करके डैश दे दीजिए, और लिखिए पहला शिमला। पहले राजधानी से ही शुरू करता हूं, शिमला। अब शिमला में शिमला मिर्च मत लिख देना, फेमस है। वैसे शिमला का रसगुल्ला भी फेमस है, व्हाइट रसगुल्ला। कभी जाओ तो वहां पर जरूर खाना, स्पंज वाला रसगुल्ला वहां फेमस है। वैसे बिहार में भी कई जगहों का फेमस है, बढ़ैया का है, पंचानपुर, गया में एक जगह है पंचानपुर, वहां का रसगुल्ला। पंचानपुर को जानता है? कौन है उधर से? उधर से कोई है क्या? पंचानपुर से भी कोई हो? तुम पंचानपुर से हो? गया में कहां से हो? खरखुरा, हाँ खरखुरा है, सुना है। उधर है शायद, एम कॉलेज तरफ है ना, एम कॉलेज तरफ है शायद, बाजार समिति साइड। खरखुरा उधर ही है। ऐसा ना कि तुम भी खरखुरा न रहे हो कभी, खाली खरखुरा जानते हो कि मेरे पुश्तैनी घर खरखुरा में है। हम रहे हैं गया में बहुत दिन तक, इसलिए बता सकता हूँ गया के हर एक प्लेस के बारे में। गया मेरा घर नहीं, रहा हूँ गया में 8-10 साल। हाँ जी, क्या लिखा? शिमला। शिमला में क्या फेमस है लिखो। शिमला में देखो ऐसे कुछ फेमस नहीं, लेकिन एक शिमला में कोने में, जैसे पटना के कोने में किदवईपुरी है, उसी प्रकार से शिमला के कोने में एक जगह है कुफरी। शिमला के कोने में एक जगह जिसका नाम है कुफरी। यहाँ सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। कुफरी में
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। कुफरी, अरे शिमला में ही कुफरी है। मिशन 50 कहाँ है? पटना में, चलेगा। मिशन 50 किदवईपुरी में, ज्यादा चलेगा। समझ, पटना के किदवईपुरी ज्यादा चलेगा। वैसे ही सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला भी सही होगा आंसर। अब कुफरी अगर ऑप्शन में है, शिमला के साथ साथ कुफरी भी ऑप्शन में है, तो ज्यादा सही क्या होगा? कुफरी। कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो शिमला के अंदर ही कुफरी है। कभी घूमने जाओ शिमला तो आपको कुफरी भी ले जाते हैं, वहां घोड़ा से सवारी वारी कराते हैं ले जा करके। तो भैया शिमला के बगल में कुफरी है। ये कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और थोड़ी सी इतिहास भी अगर जोड़ दे तो शिमला के सन्यासी हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम को, जिसको कांग्रेस के संस्थापक भी मानते हैं, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के लगातार 22 साल तक महासचिव रहे। कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम, और कांग्रेस के लगातार 22 साल तक 1885 से 1905-7 तक ये महासचिव रहे। कौन? ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला के सन्यासी कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। किसको बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। भारत में एक सिविल सर्विसेज थे, मतलब एक मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे इटावा के। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय इटावा के डीएम कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। जब 1857 रिवोल्ट हो रहा था उस समय इटावा के डीएम ए.ओ. ह्यूम थे। इनको ही माना जाता है कांग्रेस के संस्थापक। इनके गुरु का नाम है एम.जी. रनाडे। ए.ओ. ह्यूम के पॉलिटिकल टीचर कौन थे? एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ये कांग्रेस के 22 साल महासचिव रहे। 1885 में स्थापना हुआ, तब से लेकर 1907 तक। तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। एक और चीज है शिमला के बारे में, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को समर कैपिटल बनाया था। उसको बड़ी गर्मी लगता था, वैसे भी अंग्रेजों को गर्मी तो लगती ही थी। कलकत्ता को बनाया जाड़े की राजधानी और शिमला को बना दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी। लॉर्ड डलहौजी एस्टेब्लिश्ड समर कैपिटल इन शिमला। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकाल, ये भी लिख दिया, शिमला के सन्यासी बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम को। इसको भी लिखना था, ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहते हैं। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन, लॉर्ड डलहौजी एस्टेब्लिश्ड समर कैपिटल इन शिमला। हो गया। अब आ जाइए शिमला के बाद लिखो सोलन। अगला हिल स्टेशन लिखो सोलन। जहां इंपॉर्टेंट कुछ बात रहेगा वहीं लिखवाएंगे, सब जगह नहीं लिखवाएंगे। सोलन, शिमला के बाद लिखिए सोलन। शिमला के बाद लिखिए सोलन। सोलन के बाद लिखिए मंडी। मंडी, मंडी के बाद लिखिए डलहौजी। डलहौजी अपने नाम का हिल स्टेशन भी बना दिया। गया तो गया, लेकिन साथ में एक अपने नाम से क्या बना गया? हिल स्टेशन। तो मंडी, डलहौजी, सोलन, शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी। अगला लिखो धर्मशाला। धर्मशाला को अंग्रेजी में भी धर्मशाला बोलेंगे। चैरिटेबल होटल मत कर देना। फ्री में जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? धर्मशाला। अब फ्री में जहां खाते हो धर्म खाता, जहां उधार ले जाते हो क्या बोलते हैं? धर्म खाता। समझो, निकलो यहां से। तो धर्मशाला, धर्मशाला अंग्रेजी में धर्मशाला। फेमस क्या है? यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में। तो लिखिए वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड इन धर्मशाला। वर्ल्ड हाईएस्ट, हाँ बिल्कुल शशि बिल्कुल सही बोल रहे, स्कॉटलैंड के थे, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये वही मैं स्कॉटलैंड के थे। हाँ जी, मैंने कहा कि धर्मशाला, धर्मशाला में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। हाँ, पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था जिसमें भारत हार गया था। जानबूझ के हारा कि गेस्ट आए हैं, जीत जाएंगे तो बेइज्जती वाली बात है, उद्घाटन मैच हारना पड़ेगा। तो भैया भारत जहां हारता है वहां जानबूझ के हारता है, और जहां जीतता है वो वहां भी जानबूझ के जीतता है। इंडिया अगर हार रहा है तो समझिए कि वो हारा है जानबूझ के, हारने वाला था नहीं। भारत अजय टीम है। धर्मशाला में लिख लिया विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ दलाई लामा का निवास स्थान है, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु। अरे भैया कल बताए थे धर्म गुरु का पद है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा का निवास स्थान, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु, बौद्ध रिलीजियस टीचर, दलाई लामा का एडॉप्टेड हाउस ऑफ दलाई लामा। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में रहने को क्या बोलते हैं? एडॉप्ट किया हुआ घर, एडॉप्टेड हाउस ऑफ दलाई लामा इन धर्मशाला। क्लियर। धर्मशाला के बाद लिखो अगला हिल स्टेशन लिखो कुल्लू। कल्लू नहीं, कुल्लू, मनाली,
कसौली, चंबा, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। लिखो कुल्लू, मनाली, कसौली, चंबा। कुल्लू, मनाली, कसौली, चंबा, ये सब हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू मनाली अलग अलग है, एक ही मत समझ लेना। आजकल गांव में जाओ तो क्या बोले, कहाँ गए, कुल्लू मनाली गए हैं, तो कुल्लू मनाली एक नहीं, अलग अलग है, आस पास है। लेकिन कसौली और चंबा, चंबा में एक झील है जो यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा था। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आज भी मैपिंग के सवाल आता है, लेकिन कम आता है। पहले 60 नंबर के जीएस ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में मैपिंग और 60 नंबर का ज्योग्राफी सेकंड पेपर में मैपिंग, यानी 600 नंबर में 120 नंबर खाली मैपिंग से आता था। बस दिखा दो कहाँ है, गोल घेर दो और उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दो, तो 3 नंबर मिलता था लिखने पर और 3 नंबर मिलता था उसको दिखाने पर। समझ रहे? तो 6 नंबर, तो 6 नंबर तो बड़ी आसान होता था, सब लोग ज़्यादा। अब उसकी संख्या क्या कर दिया है, मैपिंग आज भी दिखाना है, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप दिखाना है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है, नंबर कम कर दिया और संख्या कम कर दिया। तो चंबा में एक झील है जो पूछा था 2012 या 13 में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लो मिट गया पूरा, चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, मिटा ही दो। चंबा में एक झील है जिसका नाम है खजियार। ये पूछा था खजियार दिखाने के लिए, खजियार दिखाने के लिए पूछा था। वैसे तो काकोलत वाटरफॉल भी पूछा हुआ है 2014 में, 2014 की यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में काकोलत दिखाने के लिए पूछा हुआ है। तो कुछ भी वो कहीं का भी वाटरफॉल पूछ सकते हैं, कहीं का भी प्लेस पूछ सकते हैं। आप पूरा रेडी रहिए, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप पूरे भारत का अध्ययन करते रहिए, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो भैया खजियार, खजियार एक झील है, खजियार। इस झील के आस पास को हम बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। खजियार को क्या बोला जाता है जी? वैसे अगर खजियार ऑप्शनल में ना रहे तो चंबा को भी लिख सकते हैं। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, और ऑप्शन में खजियार न रहे तो क्या आंसर लगा दोगे? चंबा, क्योंकि चंबा के अंदर ही खजियार है। लेकिन खजियार इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। खजियार को भारत का छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार को भारत का छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक्चुअली मैं पढ़ाता था दिल्ली में, गुड़गांव में, हिमाचली के कोचिंग में, और वहाँ पर टीचर सब बिहारी थे और मैनेजर सब हिमाचली थे। एक पता नहीं क्या था सिस्टम, तो हम पढ़ाते थे कि चंबा को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, खजियार लिखवाते थे पर खजियार को नहीं बोलते थे। तो खजियार गांव का ही आदमी वहाँ सेंटर हेड था। बार बार निकले हम बाहर, तो सर आपको कितनी बार बोला खजियार को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, अब चंबा लिखवाते हम सुनते रहते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। इतना बार 5-6 बार टोका तो हम लिखवाना शुरू कर दे, खजियार को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। नियम में खजियार को ही बोला जाता है, वैसे पूरे चंबा को भी आप बोल सकते हैं। चलिए उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड का हिल स्टेशन लिखो। सबसे पहले लिखते हैं मसूरी। चलो मसूरी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग सबको कहाँ जाना है? मसूरी। आप चले गए तो पीछे पीछे हम भी एक आध बार घूमने के लिए बुला लेना मुझे भी, सर आइए मसूरी में एक शाम की पार्टी जो होती है, वहाँ पर बड़ा खाना पीना का भी बड़ा बढ़िया व्यवस्था होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का दावत होता है। तो भैया एक आध दावत में भी पहुँच जाएंगे नहीं? तो लिखिए उत्तराखंड में लिखो मसूरी। मसूरी में सबसे पहला काम लिखो लबासना। लबासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। हाँ, चुंबी घाटी होता है अभिषेक श्रीवास्तव जी, चुंबी वैली होता है। कल मैंने बताया था चुंबी, चंबा है ये, वो चुंबी था। तो भैया उत्तराखंड में मसूरी, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है। और क्या है? कांपटी वाटरफॉल, कांपटी जलप्रपात, कांपटी वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी कांपटी जलप्रपात। कांपटी जलप्रपात, पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तत्काल इतना समझिए, जब हम नदी निर्मित स्थलाकृति पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ जलप्रपात आपको अलग से भी हम पढ़ाएंगे। तो कैंपटी वाटरफॉल है। उसके बाद लिखिए नैनीताल, उसके बाद लिखिए नैनीताल, अगला लिखिए नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल नाम सुना होगा, ताल का मतलब झील होता है। और उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास 7 झील हैं, 7 झील हैं। नैनीताल वो भी झील का नाम ही है। नैनीताल शहर भी है, झील भी है। नैनीताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, भीमताल, देवताल,
तल्ली ताल, मल्ली ताल, कुल मिला के 7 ताल हैं। उत्तराखंड में कितने ताल? 7 ताल। नैनीताल के आसपास कितने ताल? 7 ताल। नैनीताल, नकुचिया ताल, नैनीताल, नकुचिया ताल, खुरपा ताल, देवताल, भीमताल, तल्ली ताल, मल्ली ताल, कुल मिलाकर कितने ताल हैं? 7 ताल। सबसे बड़ा ताल इसमें भीमताल है, नाम से भी लग रहा है भीमताल। सबसे बड़ा ताल भीमताल, और सबसे ऊपर में देवता होते हैं, तो सबसे ऊपर देवताल, सबसे ऊंचा देवताल, सबसे बड़ा भीमताल, और सबसे गहरी नैनीताल। सबसे तभी तो डायरेक्टर, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो क्या लिखा? तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। सबसे गहरी नैनीताल। याद करने का तरीका है, अभिनेता को अभिनेत्री की आंख में, अभिनेत्री को अभिनेता की आंख में, उतनी गहराई दिखा, है ना? तो भैया याद करना है, सबसे गहरी, आज के बाद भूलोगे नहीं। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा देवताल, 3 ताल याद हो गया। नैनीताल सबसे गहरी, सबसे बड़ी, भीमताल सबसे ऊंची, देवताल। और नैनीताल के पास एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नैनीताल के पास एक, लिख लो, इस पूरी झील का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तत्काल हम आपको याद करवा दिए। ये जो 3 ताल कम से कम याद रखिएगा, कौन कौन? नैनीताल, भीमताल और देवताल, ये 3 आपको याद रखना है। अब भूलेंगे भी नहीं। अब सबसे गहरी, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, अब नहीं भूलना है। देखो, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जिसका नाम बदल गया। अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। मोदी जी आए तो बहुत नाम बदले हैं, बिना मतलब के जीके बना दिए हम लोगों के लिए। तो लिखिए, जिम कॉर्बेट, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो जिम कॉर्बेट, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब ब्रैकेट में लिखे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, जहां टाइगर को हम रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, उसे बोलते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर के विकास, टाइगर के सुरक्षा के लिए जिस उद्यान में हम काम करते हैं, उसे बोलते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, आपने सुना होगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। और उस समय से ही, 1973 से ही भारत में टाइगर रिजर्व बनाने की बात हुई, और उस समय से लगातार टाइगर रिजर्व बन रहे हैं। वर्तमान में शायद 52 या 53 टाइगर रिजर्व, कितने हैं? 50, केवल 50, अच्छा 53। तो 53 कितने हैं? टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। लेकिन भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट ही है। तो लिख लो, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था। जिम कॉर्बेट इज फर्स्ट नेशनल पार्क एंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत में पहला नेशनल पार्क भी किसको बनाया गया था? जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट इज फर्स्ट नेशनल पार्क एंड फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क भी था और पहला टाइगर रिजर्व भी था। जिम कॉर्बेट, इसको पहले बोला जाता था द हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? द हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम द हेली नेशनल पार्क। द हेली नेशनल पार्क, ये सब याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। आज जिम कॉर्बेट बाद में नाम पड़ा और अब नाम हो गया रामगंगा। अब नाम क्या हो गया? रामगंगा। हेडिंग डाल दो, रामगंगा। तीनों बात लिख दिया, सारी बातें लिख दिया। अगला लिखो अल्मोड़ा, ठीक छोड़ दे, अल्मोड़ा। अगला लिखिए अल्मोड़ा। बोले तो द हेली नेशनल पार्क, द हेली नेशनल पार्क, द हेली नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट, अल्मोड़ा बोल तो रहा हूं, अल्मोड़ा पीछे छूट गया था उनका। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में लिखिए, अल्मोड़ा में लिखो। अल्मोड़ा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ऐसे नैनीताल को भी बोलते हैं, मसूरी को भी बोलते हैं, लेकिन जनरली अल्मोड़ा को बोलते हैं वैसे ज्यादातर। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में क्या है फेमस? अल्मोड़ा में जन्म हुआ था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का। ये लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए, चाहते हो तो लिख लो। अल्मोड़ा में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। ये पुरुष है, महिला नहीं है। सुमित्रानंदन पंत पुरुष हैं, है ना, छायावादी कवि हैं, छायावाद के स्तंभ हैं ये। तो भैया सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। हिंदी भाषा के पहला ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत को ही दिया गया है। वैसे पहला ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम के लिए, पर हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पूछे तो सुमित्रानंदन पंत। इसको सुन लीजिए केवल।
और हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा। वैसे जनरली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए। ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए। ज्ञानपीठ पाने वाले पहले हिंदी के व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत। अब ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा, याद रखना है। यहाँ अल्मोड़ा में इनका जन्म। अल्मोड़ा के बाद लिखो रानीखेत। रानीखेत नाम सुना होगा। रानीखेत एक मुर्गियों की बीमारी भी है, मुर्गी में वायरस होने वाली की बीमारी है, पर ये मत सोचिए कि यहीं की मुर्गी को बीमारी लगता होगा, ये संजोग है कि नाम सेम है। रानीखेत। रानीखेत के बाद लिखिए अगला, रानीखेत के बाद लिखिए चमोली। चमोली, इसके बारे में कल बता चुके थे थोड़ा सा कि यहाँ फूलों की घाटी है। कल बताया था चमोली में वैली ऑफ फ्लावर है, चमोली में फूलों की घाटी है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चमोली में फूलों की घाटी है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, कल मैंने बताया था। चमोली हो गया। इसके बाद लिखिए श्रीनगर। यहां भी श्रीनगर है जी, रामनगर श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी है और श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, इसलिए कभी अगर श्रीनगर मिलाने के लिए आ जाए और जम्मू कश्मीर गायब रहे तो आप उसे उत्तराखंड से मिला सकते हैं। श्रीनगर, चमोली, रानीखेत, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल, मसूरी, सारा हो गया। चलिए आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, हिल स्टेशन को हम लोग आज यहीं छोड़ते हैं। थोड़ा सा बच गया था 10-15 मिनट की बात, तो छोड़ देते हैं। कल करा के शिवालिक हम लोग कल पूर्वांचल तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब छोटे छोटे पहाड़ हैं। शिवालिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पूर्वांचल में भी ज़्यादा टाइम, यानी कल उत्तर भारत के पर्वत हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। यानी कि अगले क्लास से हम लोग दक्षिण भारत के पर्वत में इंटर करेंगे। कैसा लगा क्लास? ऑनलाइन वाले भी एक बार रिप्लाई जरूर कर देंगे, ऑफलाइन वाले भी रिप्लाई कर दें। समझ में आया? चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए नई उम्मीद, नए सपने, और वो सपने पूरे करने वाले हों लेकर के आए, है ना। हमेशा सच बोलिए, झूठ का सहारा कभी मत लीजिए, गलत आदतों को छोड़ दीजिए, सही आदत को पकड़ लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, रात दिन पढ़िए, और सबसे ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ को दीजिए। पढ़ाई से भी ज़्यादा किसको ध्यान दीजिए? हेल्थ को। चलिए, ऑल द बेस्ट।